हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज देखिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो 2015 में रीट भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर जो भाषा फेस्ट है उसमें संस्कृत के आज 30 क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। उसके बाद में भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे। फिर 2012 और 2011 सभी के जितने भी संस्कृत के क्वेश्चन हैं उनको अपन हल करेंगे। उसके बाद में मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ संस्कृत के क्वेश्चनों की। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जो भी कोई भर्ती हो संबंधी वीडियो उपलब्ध हो सके। और इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे। संस्कृत के वीडियोज़ भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो और बहुत सारे टेस्ट भी डाले गए हैं रीट भर्ती परीक्षा के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज अपन 30 क्वेश्चनों को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भाषा फेस्ट में 31 नंबर से स्टार्ट होते हैं और 60 तक क्वेश्चन आते हैं। फिर 60 के बाद में भाषा सेकंड के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चतुर्विद्य भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति, कि भाषा के 4 कौशलों में दूसरा कौशल कौन सा है। तो दूसरा कौशल कौन सा है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जो मैंने ये टॉपिक डाल दिया है भाषा कौशलों का, वो आप देख सकते हैं। 3-4 छोटे-छोटे वीडियो है, उनको आप जा करके देखिए ताकि आपके पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक ट्रिक बताया था सर्वपल्ले एक ट्रिक बताया था। देखो, पहला कौशल श्रवण, दूसरा वदनम, तीसरा पठनम और चौथा कौन सा है, लेखनम। तो यहाँ पर दूसरा कौन सा हो जाएगा, देखो श्रवणम नहीं है। फिर वदनम को हम क्या कह सकते हैं, सहभाषणम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सहभाषणम। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 राइट, सहभाषणम। तीसरा कौन सा है, पठनम है। और चौथा कौन सा है, लेखनम। देखो सीधा सा दिया हुआ क्रम वाइज। तो दूसरा कौशल कौन सा हो जाएगा, संभाषणम। फिर देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है श्रवण कौशल से प्रमुख साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है। तो प्रमुख साधन कौन सा, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन को हल करते समय आप चारों ऑप्शनों को जरूर पढ़ें अच्छी प्रकार से और कट करते जाइए। जो नहीं है वो उसको कट करते जाइए। जैसे श्रवण कौशल, श्रवण का मतलब सुनना, सुनने का जो अपना कौशल है उसका प्रमुख साधन कौन सा है, हम किसके माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्यामपट्ट, बोर्ड के माध्यम से हम नहीं सुन पाते हैं। पुस्तकों को हम केवल पढ़ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते। तीसरा देखो चित्रम, चित्र को भी हम देख सकते हैं, सुन नहीं पाते। और मैन कौन सा हो गया, गुरुमुखम, गुरु के मुख के माध्यम से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। क्योंकि गुरु होता है वो क्या करता है, पढ़ाता है, और शिष्य क्या करते हैं, सुनते हैं। तो गुरुमुखम मुख्य हो गया। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन कौन सा हो गया, गुरुमुखम। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप चारों ऑप्शनों को कट करते जाइए, आपका ऑप्शन अपने आप निकल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है, सीधा क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, तो आप चारों ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़ें और फिर आंसर दें। आगे जो रीट भर्ती परीक्षा आने वाली है 2020, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो हो सकता है ये। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति, सस्वर पठन में आवश्यक है। क्या आवश्यक होना चाहिए, सस्वर का मतलब होता है जो कई बच्चे साथ में मिलकर के क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो वो कौन सा होता है, सस्वर पठन। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया, शुद्ध उच्चारणम, शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारण के लिए। कि हम एक है जो सामने बोलता है और पीछे उनके बच्चे बोलते हैं, तो किसके लिए बोलते हैं, शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारण के लिए क्या है, सस्वर पठन आवश्यक है, ताकि सभी बच्चों का जो बोलने का तरीका है वो सुधर जाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, शुद्ध उच्चारण के लिए हम क्या करते हैं, सस्वर पठन करते हैं। ठीक है। फिर देखो जैसे भाव गणार्थ, भाव ग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं, मौन पठन भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति, कि संस्कृत शिक्षण में कौन से उपकरण प्रयुक्त है। ठीक है, तो कौन से जो उपकरण है वो काम में लिए जाते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 है केवल श्रव्य उपकरणानि, केवल सुनने वाले उपकरण, केवल दृश्य उपकरणानि, केवल देखने वाले उपकरण, चित्राणि, चित्र, और दृश्य श्रव्य उपकरणानि, देखने वाले और सुनने वाले दोनों प्रकार के उपकरण। तो मैन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें राइट हो जाएगा। दृश्य उपकरण भी काम में लिए जाते हैं और सर्वे उपकरण, सुनने वाले उपकरण भी काम में इसमें
आते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसमें राइट, ये हो जाएगा डी ऑप्शन राइट इसमें। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुवाद शिक्षण से विद्या संति, अनुवाद शिक्षण की विधियां हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं? देखो पुस्तक विधि ये भी हैं, द्विभाषी विधि ये भी हैं, तुलना एवं अनुकरण विधि ये भी हैं, और सर्वा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट है, 4 नंबर हो जाएगा सर्वा सभी। क्योंकि अनुवाद शिक्षण की 4 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो पुस्तक विधि, एक द्विभाषी विधि, एक तुलना एवं अनुकरण विधि, और चौथी कौन सी होती है? मातृभाषा विधि। कौन सी होती है? मातृभाषा विधि। तो आप ध्यान रखेंगे 4 विधियां कौन कौन सी हैं। एग्जाम में वापस भी एक क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो एक मातृभाषा विधि और है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहस्कर शिक्षणे परंपरागत सायोपकरणम अस्ति, कि सहस्कर शिक्षण में परंपरागत या प्राचीन काल में सहायक उपकरण है। सहायक उपकरण कौन सा है? पुराने समय में सहायक उपकरण सहस्कर शिक्षण में कौन सा है? तो कौन सा है? दूरदर्शनम, दूरदर्शन भी नहीं है। देखो फिर अगला देखते हैं, श्यामपट्टम, तो श्यामपट्ट मैन क्या हो जाएगा? श्यामपट्ट। ये श्यामपट्ट है वो प्राचीन समय से चला आ रहा है पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो श्यामपट्ट हो जाएगा। दूरदर्शन, आकाशवाणी, तो ये तो बाद के उपकरण हैं। चित्रम। फिर देखो अगला है 37 का क्वेश्चन, सहस्कर शिक्षणे अन्वय से द्वितीय भेद अस्ति, सहस्कर शिक्षणे अन्वय से द्वितीय भेद अस्ति, अन्वय का दूसरा भेद कौन सा है? तो अन्वय, संस्कृत शिक्षण में अन्वय कौन सी विधि में किया जाता है? तो ये विधि पद्य शिक्षण की विधि है। पद्य शिक्षण की कौन सी? खंडान्वय विधि, जिसमें हम क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं। अन्वय का मतलब ये होता है अलग अलग करना पदों को, ठीक है, उसको सेट करना अलग अलग करके। तो अन्वय किस में किया जाता है? खंडान्वय विधि के अंदर किया जाता है, जो पद्य शिक्षण की एक प्रमुख विधि है। और इसके कई नाम है, इसको खोज विधि या अनुसंधान विधि भी कहते हैं, इसको हेरिस्टिक विधि भी कहते हैं, साहित्यिक विधि भी कहते हैं, इसको प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। और ये पद्य शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है। पद्य शिक्षण की ये क्या सबसे श्रेष्ठ विधि है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पद्य शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? खंडान्वय विधि है, ठीक है। और अन्वय किया जाता है इसके अंदर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। टुकड़े टुकड़े करके प्रत्येक के भाव विचार संबंधी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में स्वरा संति, संस्कृत भाषा में स्वर हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? 5 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, और पाणिनि के अनुसार 9 स्वर माने गए हैं। और इसमें ह्रस्व स्वर, देखो यहाँ पर ह्रस्व स्वर दिए हुए हैं, ए ई उ री और लरी, ये 5 होते हैं ह्रस्व स्वर। और बाकी कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, ए ऐ ओ औ आ, ये क्या होते हैं? बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी री, ए ऐ ओ औ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। अगला फिर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते, संस्कृत भाषा को सबसे अच्छी भाषा कहा जाता है। ठीक भाषा, समीचीना का मतलब होता है ठीक भाषा, कहा जाता है। किस कारण? दूरदर्शनार्थम, सैगणक कार्यम, चित्रार्थम, ध्वनि विसार यंत्रम। तो इसमें क्या हो जाएगा? सैगणक कार्यम, कंप्यूटर कार्यम। सैगणक का मतलब कंप्यूटर भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा केन परिवर्ता, बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? ये तो सभी को आती है बुनियादी शिक्षा, महात्मा गांधी महोदय के द्वारा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसके अनुसार है, ये गद्यांश दिया हुआ, इस गद्यांश के अनुसार है। जैसे मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, श्रवण कुमार पितर भक्त बालक आसीत, श्रवण कुमार पितर भक्त बालक था। तस्य माता पितरो नेत्रहीनो आस्ताम, उसके माता और पिता नेत्रहीन थे। स सदा त्यो सेवाम करोति, समय वह हमेशा उन दोनों की सेवा करता था। एकदा श्रवण से पितरातम अवधताम, एक बार श्रवण के माता पिता उससे बोले, वत्स पुत्र आवाम तीर्थ यात्राम कर्तुम इच्छामय, हम दोनों तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत, श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था। स पित्रो आज्ञाम अपालयत, वह पिता की आज्ञा का उसने पालन किया। श्रवण कुमार एकस्याम वहंग्यकायाम पितरो उपवेशित, श्रवण कुमार ने एक कावड़ बनाई और उसके ऊपर माता और पिता को बैठाया। अथय से ताम सकंदे,
इसके बाद उसने उनको सकंदे कंधे पर धरत्वा धारण करके तीर्थ यात्राएं प्राचलता है, तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हैं। देखो वैसे तो गद्यांश का अर्थ नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है सीधा तो आप गद्यांश के माध्यम से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे ये आ गया, देखो माता पितरो इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, माता और पिता का समास विग्रह है। तो माता च पिता च, जिसमें उभय पद प्रधानों, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व, या चा अर्थ है द्वंद्व, जिसमें च अर्थ आता है उसमें द्वंद्व समास। तो माता च पिता च, माता और पिता, तो कौन समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, धृत्वा इत्यत्र क प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त है। धृत्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो देखो इसमें त्वा आ रहा है, तो त्वा कौन से प्रत्यय में शेष रहता है? कत्वा प्रत्यय में। कौन से प्रत्यय में रहता है? कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो गया? कत्वा प्रत्यय। फिर अगला है देखो, तीर्थ यात्राएं इत्यस्य का विभक्ति, कि तीर्थ यात्राएं इत्यस्य क्या विभक्ति, कि तीर्थ यात्रा इसमें कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। अगर आपको विभक्ति याद नहीं है तो भी आप सीधा देखो इस गद्यांश को पढ़ के कर सकते हैं। जैसे इस गद्यांश में दिया हुआ देखो कि उसके बाद उसने अपने कंधे पर धारण करके तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। तीर्थ यात्रा के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। तो आप वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो चतुर्थी विभक्ति। फिर अपालियत, अपालियत इत्यत्र लकार अस्ति, तो इसमें कौन सा लकार है? तो कौन सा लकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंग लकार। लंग लकार में जैसे रूप चलता है पट धातु में अपठत, अपठताम, अपठन, उसी प्रकार से ये क्या है? अपालियत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत अत्र विशेषणम अस्ति, कि श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, तो यहाँ विशेषण पद कौन सा होता है? तो विशेषण पद कौन सा हो जाएगा? आज्ञाकारी। कि पुत्र कैसा है, आप कैसा शब्द निकालो कि पुत्र कैसा है? आज्ञाकारी। ठीक है, जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है? काला है ना। तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण, और घोड़ा जो मूल पद होता है वो क्या होता है? विशेष्य पद होता है। तो यहाँ आज्ञाकारी पुत्र, वैसे भी ज़्यादातर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो यहाँ पर देखिए दो पद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पुत्र कैसा है? आज्ञाकारी है, तो आज्ञाकारी क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। ठीक है, जो विशेषता बताता है। फिर अगला देखो, अगला ये गद्यांश दिया हुआ है, इसके आधारित प्रश्न है, दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम च, कि दिशि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। कौन सा हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति। अगर आपको याद नहीं है, जो शब्द रूप याद नहीं, तो आप जैसे गद्यांश को पढ़ें। देखो, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है। उत्तर दिशा में, तो में आ रहा है, तो अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर, अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी होती है। तो आप वैसे भी सही कर सकते हैं, सप्तमी एक वचन। तो दिशा में, ठीक है ना, दिशाओं में हुए तो बहुवचन आ जाता है। ठीक है, या दो दिशाओं में द्विवचन, तो यहाँ पर सीधा ही कह रहा है कि दिशा में, एक दिशा को संकेत कर रहा है, तो सप्तमी एक वचन। सीधा आप कर सकते हैं। अगर आपके याद नहीं शब्द रूप तो भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हल। फिर देखो, पहरी अत्र संधि विच्छेदम कुरुते, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो देखो यहाँ पर री में ई आ रहा है, बड़ा ई आ रहा है, तो ई मिलकर के बड़ा ई हो रहा है। कौन संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है, तो दोनों तरफ आपको ई करना है। तो पहरी प्लस यू, ऑप्शन नंबर आपका एक राइट हो जाएगा। बहुत ईजी सा है, देखिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, पवित्र तमा इत्यत्र क प्रत्यय, तो यहाँ पर देखो तमा आ रहा है, तो तम, तमा, तमम। ठीक है, कौन से में आता है? तमप प्रत्यय में। कौन से में? तमप प्रत्यय में। देखो तमप प्रत्यय में तम शेष रहता है, पुल्लिंग में तम, फिर स्त्रीलिंग में तमा, और नपुंसकलिंग में तमम, ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ तमा जुड़ा हुआ, देखो स्त्रीलिंग शब्द है, तो तमप प्रत्यय हो जाएगा। फिर अस्ति इत्यस्य पद लंग लकारे
परिवर्तित। लंग लकार में रूप इसका कैसा चलता है, आशीत से शुरू होता है तो आशीत हो जाएगा। देखो अस्ति स्थ संति ये तीनों तो होंगे ही नहीं, इसी के हैं, तो कौन सा शुरू है, आशीत से शुरू हो जाएगा। फिर निर्गता इत्येतर का उपसर्ग है, देखो नी और गय के ऊपर आ रहा है, निर आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, निर उपसर्ग। उपसर्ग तो आप कर ही सकते हैं, हल बहुत ईजी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है देखिए, अधोलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुतः, वाच्य परिवर्तन करना है। देखो वाच्य परिवर्तन करना है तो अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव को जाता हूँ, कि मैं गांव को जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा हो गया, कर्तरीवाच्य हो गया। तो अहम प्रथमा में है, ग्रामम द्वितीया में है, और कर्ता के अनुसार क्रिया आई हुई है। और क्रिया किसमें, परस्मैपदी में। परस्मैपदी में आप क्रिया देखते ही आपको पता लग जाएगा कौन सा वाच्य होगा, कर्तरीवाच्य। अब यहाँ पर क्रम दिया हुआ इसलिए कौन से में होगा, क्रमवाच्य में चेंज होगा। अगर क्रम नहीं है तो ये भाववाच्य में चेंज हो जाएगा। तो मैंने वाच्य का टॉपिक पढ़ा रखा, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, संस्कृत की प्ले लिस्ट है उसमें देख सकते हैं। तो देखो इसका अहम का क्या बन जाएगा, मया, क्या बन गया, मया। ग्रामम, ग्रामम को किस में बनाएंगे, प्रथमा में बनाएंगे तो ग्राम्य बन गया, और इसको तृतीया में बनाएंगे तो मया बन गया। और इसमें आत्मनेपदी गम धातु की लगाएंगे तो किसके अनुसार, कर्म के अनुसार लगाएंगे। कर्म प्रथमा एक वचन में है तो यहाँ पर गम्यते, गम्यते। तो ये देखो वैसे डिलीट हुआ क्वेश्चन है क्योंकि ये शब्द है वो गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा जाता है गए मैं ये ते, गम्यते। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कैसे लिखा जाता है, गए मैं ये ते, गम्यते, इस प्रकार से लिखा जाएगा ये, गम्यते। ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंट आया था इस कारण ये डिलीट हो गया था। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें भी ग्रामम है, ठीक है, द्वितीया में है, इसमें भी द्वितीया में है, और इसमें सप्तमी में, इसलिए तीनों नहीं होंगे, ये विसर्ग वाला हो जाएगा। अगर नपुंसकलिंग है तो दोनों में सेम चलता है। फिर देखो वाक्य एकदम संशोधित, इस वाक्य को संशोधित करना है, बाला दुग्धम पिबामी। ठीक है, संशोधित क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी राइट। देखो बाला दुग्धम, यहाँ पर देखो पिबामी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो बाला शब्द कर्ता को देखना है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है। तो कर्ता यहाँ प्रथमा बहुवचन में, किस में है, प्रथमा बहुवचन में, तो आपकी क्रिया भी किस में लग जाएगी, प्रथमा बहुवचन में ही लगेगी। तो देखो पा धातु के रूप चलते पिबती, पिबते, पिबंती, तो ये बहुवचन में क्या हो जाएगा, पिबंती हो जाएगा। बल्कि ये उत्तम पुरुष एक वचन है यहाँ पर दिया हुआ, तो ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पिबंती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो प्रश्न निर्माण करना है, जना लोभिन वर्तन्ते। ठीक है, अब देखो प्रश्न निर्माण करने के लिए जो अंडरलाइन है इसके स्थान पर लिखना जना, तो रामाय रामो रामा, इसी प्रकार से जन धातु के रूप चलते हैं। तो देखो रामाय रामो रामा, उसी प्रकार से जना, जना किस में, बहुवचन में, तो यहाँ पर आपको बहुवचन का रूप ही लिखना है। तो कै को के, कै को के, तो बहुवचन में क्या लग जाएगा, के लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, के लग जाएगा। तो ये बहुवचन है और ये भी बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, अब देखो अगला है संज्ञे शक्ति कलो युगे, कि इस कलयुग में क्या है, संकटन में शक्ति है, तो इस सुक्ति को पूरा करना है। ये सुक्ति दी हुई है कि संज्ञे शक्ति कलो युगे, कि इस कलयुग में संकटन में क्या है, शक्ति है, तो युगे हो जाएगा। ऑप्शन सिंपल सा ही है। अगला देखेंगे, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो देखो कवियों में, यहाँ पर देखिए में, देखिए आप में अधिकरण, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति में आता है, तो सप्तमी विभक्ति में कवियों में, तो कवि बहुत सारी हो गई, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनाना आपको सबसे पहले। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में से कैसे बनता है, रामे रामियो रामेशु, बहुवचन में क्या बनेगा, रामेशु। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, कविशु, क्या हो जाएगा, कविशु। अब देखो ये देखते ही आपको पता लग गया कि वाकई ये सही हो जाएगा, कविशु। फिर कालिदास है, कालिदास है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। फिर देखो कात्यायन से का संति, कात्यायन कौन है, तो कात्यायन ने क्या लिखे थे, वार्तिक लिखे थे, वार्तिकानी, वार्तिक किसने लिखे थे, कात्यायन ने लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट हो जाएगा। फिर है अगला, देखो इति प्लस आदि इत्येतर संधि अस्ति, देखो ती में ई आ रहा है, तो ई
ई के बाद में इधर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, स्वर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूर्व में ई उ री लरी हो तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी, यण संधि। यण संधि में ई के स्थान पर क्या करेंगे, यण करेंगे, तो ई के स्थान पर ये कर देंगे, तो यहाँ ये करते ये क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इत्यादि, इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पर कौन संधि हो गई आपकी, यण संधि। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया इसमें, ठीक है। तो ई आते आपको, ई उ री लरी आते हैं, संधि विच्छेद में कौन संधि होती है, यण संधि। फिर सहस्कर शिक्षण से उद्देश्यानि संति, सहस्कर शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो कौन सा उद्देश्य है, भारतीय संस्कृति ज्ञानम, भारतीय संस्कृति ज्ञान, शुद्ध उच्चारणम, शुद्ध उच्चारण, स्मरण शक्ति वर्धनम, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, सर्वाणी, सभी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम पद्धति वर्तते, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है, तो प्राचीन पद्धति कौन सी है संस्कृत शिक्षण की, पाठशाला पद्धति। कौन सी है, पाठशाला पद्धति है, प्राचीन काल से चली आ रही है। फिर है मौखिक परीक्षा या प्रकाराणि संति, मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं, मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं, शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम, भाषणम, सर्वाणी, तो कौन सा हो जाएगा, सर्वाणी, सभी हैं, मौखिक परीक्षा का सर्वाणी सभी। तो ये 30 क्वेश्चन स्टूडेंट, ये 30 क्वेश्चन थे आपके भाषा फैक्ट संस्कृत के। अब अगले वीडियो में आपको अगले जो 30 क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे भाषा सेकंड के। भाषा सेकंड, दो भाषा चुनी जाती है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट भाषा के 30 क्वेश्चन संस्कृत के और सेकंड भाषा में कौन से क्वेश्चन आए थे वो अगले वीडियो में अपन हल करेंगे। उसके बाद 2012-11 का पेपर भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा और फिर आपके लिए संस्कृत के टेस्ट सीरीज हैं वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1-2 दिन में जल्दी, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।